ईटीएफ्स क्या होते हैं? क्या हमें इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इसमें आखिरकार रिस्क कौन से होते हैं? इन पे टैक्सेस कैसे लगते हैं? इंडिया में इसका क्या स्कोप है? क्या आपको और हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए ईटीएफ्स में? इंडिया में कौन से अवेलेबल ईटीएफ्स है? अगर ये सब कुछ आपको जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिकॉज ये सारी चीजें मैं आज आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि आखिर ईटीएफ्स होता क्या है, क्यों है, क्या है। इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। ईटीएफ का अर्थ होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये स्टॉक की तरह ही होते हैं, लेकिन फर्क एक रहता है कि किसी भी इंडेक्स या किसी भी ब्रॉडर एसेट क्लास को ये ईटीएफ्स कॉपी करते हैं। एग्जांपल देता हूं, हमारे निफ्टी में अगर 50 स्टॉक्स हैं, अब मान लेते हैं आपका एक दिन मूड हुआ, आपकी लॉटरी लग गई है, आप कहते हो मैं इंडिविजुअल एक सारे 50 स्टॉक्स खरीदना चाहता हूं, लेकिन अब आप उन सबको एक साथ लेने जाओगे तो लाखों का खर्चा आ जाएगा। बट वहीं पर एक छोटे अमाउंट से आप इन सभी के भागीदार बन सकते हैं बाय यूजिंग निफ्टी बीज। और ये निफ्टी बीज क्या है? ये एक ईटीएफ है। सो एक ईटीएफ वो होता है जब आप एक डायरेक्टली एक्सचेंज से बाय या सेल कर सकते हो किसी भी समय फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 टू 3:30 PM, दैट इज नॉर्मल मार्केट आवर्स, और ये एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करने जाएंगे। इसमें अब आप एक चीज ध्यान हमेशा रखिएगा कि इनके प्राइसेस कैसे कैलकुलेट होते। एक एवरेज तरीका समझिए कि जो निफ्टी बी की हम बात कर रहे हैं, वो जो कोर इंडेक्स स्पॉट प्राइस जो चल रहा है, इंडेक्स का प्राइस चल रहा है, उसका 190th या फिर 100th के बीच में हो जाता है। उदाहरण के तौर पे अगर निफ्टी अभी 18,000 के आसपास चल रहा है तो निफ्टी बीज 180-190 के आसपास कोट करेंगे, उसी के आसपास 10-15 पॉइंट इधर उधर। ईटीएफ्स का क्रेज हमारे देश में लास्ट 4-5 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे देश में निफ्टी बीज लॉन्च हुए थे 2002 में, और उस समय पर मार्केट पेनिट्रेशन केवल 1% का था, और वही आज अगर आप देखते हो तो 21 टाइम्स बढ़ चुका है, जो क्लियरली बताता है कि जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं इसकी डिमांड और भी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। डिमांड बढ़ रहा है और ऑब्वियसली इसमें कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, अदरवाइज लोग इसमें आखिर इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, टैक्सेस, इन सब को बताने से पहले अगर आप बिगिनर हो तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प आउट कर देता हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और इन्वेस्ट करना चाहते हो इन ईटीएफ्स या फिर किसी भी गुड स्टॉक में विद क्वालिटी रिसर्च एंड एक्सपर्ट एडवाइस, तो आपको लगेगा एक डीमैट अकाउंट, और उसके लिए आप मोतीलाल ओसवाल के साथ फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं इनके पास, और 30 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है इन्हें, एंड दे डोंट इवन चार्ज एनी मेंटेनेंस चार्ज। आपको केवल अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक डिटेल्स सबमिट करना होता है। मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस भी रियल टाइम नोटिफिकेशंस के साथ मिल जाते हैं, वो भी एकदम फ्री। यही नहीं, अकाउंट ओपन करने पे 25,000 रुपीज का वेलकम बास्केट मिलेगा, जिसमें AI बेस्ड टूल्स, 3,000 रुपीज के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपीज का ब्रोकरेज कैशबैक और एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा। इस फास्ट एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू भी यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और केवल एक फोन कॉल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वेट किस चीज का है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, उसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर और सिटी एंटर कीजिए, और तुरंत ही अपना ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। सो फर्स्ट एडवांटेज इसमें यह है कि इसमें आपको एक्टिव सिलेक्शन नहीं करना पड़ता है। दैट इज, ये एक पैसिव फॉर्म ऑफ फंड है। एक पैसिव फॉर्म ऑफ फंड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि इसमें आपको बार बार बदलाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो मोर और लेस सेम ही रहने वाले। ये जब आप सोते हो, जब आप खाते हो, जब आप घूमते हो, जब आप पार्टी करते हो, या फिर आप काम में बिजी रहते हो, तब भी सोते सोते आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट। तो ये पहला एडवांटेज। दूसरा रीजन ये है कि इसको अब आप डायरेक्टली किसी भी एक्सचेंज से किसी भी समय, जब मार्केट ओपन रहता है उस समय पे बाय या फिर सेल कर सकते हो। इसका एडवांटेज क्या होगा? इसको अक्सर इंडेक्स फंड से कंपेयर किया जाता है। बाय द वे, अगर आपने इंडेक्स फंड वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसको समझने के लिए। तो वापस आ जाते हैं।
अब बिकॉज आप ETFs में किसी भी समय पे बाय किसी भी समय पे सेल कर सकते हो, तो आपके NAV वाला लोचा नहीं होता है जो कि इंडेक्स फंड में होता है। बिकॉज इंडेक्स फंड आप जब लेने जाते हो तो एंड ऑफ द डे 3:30 बजे जो प्राइस होता है उसी के बेसिस पे आपका NAV कैलकुलेट होता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन में जो मार्केट की वोलेटिलिटी होती है उसका फायदा आप नहीं उठा पाते हो इंडेक्स फंड में, पर ETF में ले सकते हो। मान लेते हैं एक बैड न्यूज आई जिसके कारण मॉर्निंग में मार्केट 5% डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, एंड ऑफ द डे तक पूरी तरीके से रिकवर हो गया। तो इन दिस केस इंडेक्स फंड में आप उस 5% गैप डाउन जो मॉर्निंग में हुआ था उस प्राइस का आनंद नहीं उठा पाओगे। क्यों नहीं उठा पाओगे? बिकॉज इंडेक्स फंड तो एंड ऑफ द डे वाला NAV लेगा। लेकिन ETF में अगर आप उस समय सिस्टम के पास बैठे हो, टक 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 बाय आपने डाल दिया, तो आप वहां पर एडवांटेज ले सकते हो। वैसे अगर ETFs के बारे में आपको और वीडियोस भी चाहिए इसके बावजूद, तो आप कमेंट्स में ETF लिखिएगा तो मैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस और पर्सपेक्टिव्स ला के दूंगा जितने ज़्यादा ETF दिखेंगे कमेंट्स में। नेक्स्ट एडवांटेज, एक और रीज़न है इसकी डिमांड बढ़ने का, और वो है हमारे श्री 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 वॉरेन बफेट सर का फेमस स्टेटमेंट के बाद, जब उन्होंने कहा था कि यार मैक्सिमम जो एक्टिव फंड मैनेजर्स होते ना वो इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाते। काफ़ी लोगों ने एज्यूम कर लिया था कि अगर इन्फ्लेशन को बीट करना है तो हमें रिस्क तो लेना पड़ेगा, और रिस्क लेना पड़ेगा तो हमको बहुत सारे स्टॉक्स लेने पड़ेंगे और वहां पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन वॉरेन बफेट सर ने इन सबको प्रूव रॉन्ग कर दिया। उन्होंने कहा कि आप केवल इंडेक्स में पैसा डाल दो, वहां से भी आप तगड़ा पैसा बना सकते हो। तो दैट इज द नेक्स्ट रीजन। बाय द वे, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का। फाइनली इंडिया में इसका क्रेज और बढ़ा बिकॉज गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट करना शुरू कर दिया वाया ETFs। ETF में पार्टिसिपेशन बढ़ाना था उनके लिए, उसके लिए काफी ज्यादा स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने। भारत बॉन्ड्स ले आए, PSE के ETFs ले आए। इसके बाद लोगों का ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ने लग गया, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यार विद द गवर्नमेंट इटसेल्फ इज सपोर्टिंग दीज इनिशिएटिव्स। जब गवर्नमेंट खुद ETFs को सपोर्ट कर रहा है तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो इसी चक्कर में काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ा। तो ये थे रीजंस क्यों ETFs की डिमांड बढ़ी। पर अब नजर डालते हैं उन मेजर ETFs के ऊपर जो हमारे देश में एट प्रेजेंट अवेलेबल है। वैसे तो हैं काफी सारे, लेकिन हम मेजर की बात करेंगे। सो हमारे देश में ना 3 इंडेक्स बेस्ड ETFs हैं जिसमें ज्यादा वॉल्यूम रहता है। तो वो कौन से मैं बता देता हूँ। इंडेक्स बेस में पहला है निफ्टी 20, जिसको निपॉन एसेट मैनेजमेंट को बिलोंग करता है, वो निफ्टी 20। फिर होता है बैंक 20। बैंक 20 क्या करता है? बैंक इंडेक्स जिसके 12-13 जो भी स्टॉक्स है उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है इनके बाद, वो होता है CPSE एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके अलावा भी और भी ETFs हैं जिनका एसेट साइज अच्छा खासा है। नाम के तौर पे अगर मैं बता दूं तो मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 150 है, गोल्ड 20 है, एंड देन जूनियर 20 भी है। इसके अलावा भी काफी ETFs है, लाइक PSU 20 है, PSE 20 है, इस तरह के काफी ज्यादा अवेलेबल है। अब आपके दिमाग में एक चीज जो अभी ठनकी होगी, एक चीज जो आई होगी, वो ये होगी कि जो मैंने ETFs की बात की उसमें कुछ इंडेक्स थे, लेकिन ये गोल्ड 20 एंड ये बाकी एसेट क्लासेस का क्या सीन है, इसके बारे में मैं क्यों चर्चा नहीं कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों को फिलहाल के लिए एक चीज बता दूं कि अपने देश में मेजरली 3 कैटेगरीज में ETFs डिवाइडेड है। वो कौन सी 3 कैटेगरीज है? पहला हमने अभी डिस्कस किया इंडेक्स बेस्ड। इंडेक्स बेस्ड में कौन से हो गए? निफ्टी 20, बैंक 20। उसके बाद कौन सा होता है? दूसरा होता है कमोडिटी के बेसिस पे। अब कमोडिटी मतलब जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब, उसमें सबसे ज्यादा प्रिवलेंट है गोल्ड 20। और तीसरा है बॉन्ड रिलेटेड ETFs। बॉन्ड के ETFs में आके लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? वो इसलिए बिकॉज यहां पर इनका जो रिटर्न रहता है, एक तो फिक्स्ड रिटर्न सेफ मिल जाता है, प्लस नॉर्मल बॉन्ड से ज्यादा लिक्विडिटी मिलती है। जहां डायरेक्ट बॉन्ड्स में आप जब इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको मैच्योरिटी का वेट करना पड़ता है, 3 साल, 4 साल, 2 साल, 5 साल, ऐसे। वहीं बॉन्ड के जब ETFs में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी, डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉल्यूम रहता है, इसलिए आप आराम से इनमें एंट्री और एग्जिट अपने हिसाब से ले सकते हो। इसलिए सबसे पहला फॉर्म जो मार्केट में आया था बॉन्ड ETF के रूप में, वो था लिक्विड 20। सो अभी तक हमने एक चीज समझ ली है, एक दिमाग में क्लियर हो गई कि ये तो ETF है, ये एक सॉलिड मिश्रण है
इक्विटीज, बिकॉज इक्विटीज की तरह आप कभी भी खरीद बेच सकते हो, एक्सचेंज पे करते हो, आपका ब्रोकरेज लगता है, यहाँ पर जो एक्सचेंज का चार्ज होता है वो लगता है, ये प्लस एक मिश्रण है ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे उसमें एक पैसिव फंड होता है इंडेक्स फंड, वैसा एहसास देता है। लेकिन अब नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि इसे हम आखिर बाय और सेल कैसे कर सकते हैं। तो इसे बिकॉज मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि ETFs को आपको डायरेक्ट एक्सचेंज पे बाय और सेल करना पड़ता है, इसलिए आपके पास जरूरी होता है एक डीमैट अकाउंट ओपन करना, और डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बाद ही आप इसमें बाइंग और सेलिंग कर पाते हो। पर क्या ETFs में सब कुछ इतना ग्रीन है, सब कुछ इतना अच्छा है? नहीं, रिस्क तो ऑब्वियसली होंगे ना, बिकॉज एवरीथिंग हैज गॉट पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। सो यस, एक मेजर रिस्क है कुछ ETFs का स्पेसिफिकली, वो है लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम्स। अगर ETFs में सफिशिएंट वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होगा तो लोग फंस सकते हैं ETFs में। इंडिया में ETF का एक्सपोजर लेना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इंडिया में ही लेना है तो टॉप 2-3 वालों पे ही लीजिए, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको नाम बताया। नेक्स्ट ये है कि बिकॉज इससे आप इक्विटी की तरह बाय सेल करते हो तो आपको एक्सचेंज को चार्जेस देने पड़ते हैं, STT इस पे लिवाय होता है। तो आपका सवाल होगा क्या ये इंडेक्स फंड से महंगा है? नहीं, मोटा मोटी वहां पर एक्सपेंस रेशियो जा रहा है, यहाँ पर ये चार्ज जा रहा है, मोर और लेस इन टर्म्स ऑफ चार्जेस मोर और लेस सेम ही निकल जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें CAGR के सामने कम पड़ जाती है, बिकॉज लास्ट एक डिकेड में अगर आपने ETFs में ही इन्वेस्टमेंट किया होता तो 60% का CAGR चले जा, एटलीस्ट 60% का CAGR। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि इंडिया में सबसे पॉपुलर ETF 2014 तक कौन सा था पता है? निफ्टी बीज नहीं था, गोल्ड बीज था। इनफैक्ट 2007 से लेकर 2014 तक 50% मार्केट शेयर इन द ETF वर्ल्ड इसी ने लेके रखा था, गोल्ड बीज ने। वो इसलिए बिकॉज 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ, इस पे भी अपन ने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसके बाद क्या हो गया था कि लोगों का दिमाग थोड़ा सा हिल गया था, और यूजुअली क्या बोला जाता है कि जब भी लोगों का इक्विटी से विश्वास उठता है या फिर रिस्क टॉलरेंस कम हो जाती है तो वो सारा अमाउंट बुलियन मार्केट या फिर कमोडिटीज मार्केट में शिफ्ट हो जाता है, और जब भी फियर होता है तो बहुत सारा मेजर फंड गोल्ड की तरफ चले जाता है। और इसी चक्कर में उस पीरियड से लेकर 2014 तक बहुत ज़्यादा लोगों ने गोल्ड बीज में इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन 2014 में जब सरकार ने डाइवेस्टमेंट की बात करनी शुरू करी, जब ETFs में लिक्विडिटी लाने का फैसला किया गया, तो धीरे धीरे स्मार्ट मनी इंडेक्स बीज की तरफ, निफ्टी बीज और बैंक बीज और जूनियर बीज इनकी तरफ भी शिफ्ट होने लग गया। बाय द वे, आप लोगों ने किसी ETF में अगर इन्वेस्ट किया है तो कमेंट्स में जरूर बताना, और कितने परसेंटेज अपने पोर्टफोलियो का एलोकेट किया। ETFs का ना लो एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि इसको एक और फेवरेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू बनाता है। पर इसके साथ साथ इसमें ना आप अगर दो चीजें ध्यान दो, एक तो ट्रैकिंग एरर और लिक्विडिटी, ये तीनों चीजों का अगर आप ध्यान दो तो आप किसी भी तरीके से एक अच्छा प्यारा सुनहरा ETF खरीद सकते हो। एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर एक पीरियड में आप जिस इंडेक्स का ETF ले रहे हो तो उस इंडेक्स ने 50% का रिटर्न दिया है, तो आपका इंडेक्स का ETF 50% का रिटर्न नहीं देगा। बोले हैं ये क्या हो गया, वो तो कॉपी कर रहा है ना, ऐसा क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली बात है ना, हमने क्या बात करी, आप थोड़े से चार्जेस एक्सचेंज को दोगे, STT दोगे, तो ये जब कटेगा तो आपका डिट्टो 50% थोड़ी होगा, 49%, 48% ऐसा होगा। फाइनली टैक्सेशन की भी बात कर लेते हैं कि यार ये ETFs अगर हम लेते हैं तो हम कैसे टैक्स देते हैं, तो इसको इक्विटीज की तरह ही ट्रीट करते हैं। अगर आपने ETF को 1 साल से ज़्यादा होल्ड किया, 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स 10% लग जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए रखा 1 साल से कम, तो आपका 15% के बेसिस पे लग जाएगा। ये तो नॉर्मल इंडेक्स ETFs का हो गया। अगर बॉन्ड ETFs की बात करें तो स्लाइड रूल्स चेंज होता है, बिकॉज यहाँ पर अगर आपने 3 साल के अंदर, 3 ईयर्स के अंदर बुक कर लिया है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। 3 ईयर्स के ऊपर अगर होल्ड किया तो आपका 20% लगता है, और इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट मिलता है। इसके ऊपर मैं एक अलग से थोड़ा सा टॉपिक बता दूंगा, बट एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ। सो दोस्तों, जैसे USA में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला एसेट क्लास, बहुत लोगों को लगता होगा एप्पल का स्टॉक होगा, माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक होगा, गूगल का स्टॉक होगा या फिर बर्कशायर हैथवे का होगा, नहीं, वहां पर ETFs है। सिमिलरली हमारे देश में भी वो दिन दूर नहीं जब ETFs, केवल एक ETF नहीं, सारे ETFs एक मेजर कंपोनेंट बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पे ट्रेड करने के। आशा करता हूँ
आज की इस वीडियो से आपको ETF क्या होता है, ETF के टाइप्स क्या होते हैं, टैक्सेशन कैसे दिए जाते हैं, ETF को किस तरह ट्रीट करना चाहिए, क्या रिस्क हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट्स में बताना और ETF लिख देना इफ़ यू वांट फर्दर पार्ट्स ऑफ दिस थिंग। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।